हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान के एक और चैप्टर को, और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को। और ये हम लोग एकदम लेटेस्ट जो एनसीईआरटी का बुक है उससे पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर देख सकते हो, चैप्टर का क्या नाम है, दहन और ज्वाला। तो भाई यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जितने क्वेश्चन आंसर होंगे उन सारे क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलो हम लोग देखते हैं भाई क्या क्या बातें हम लोग को पढ़ाई गई है, क्या क्या बातें सिखाई गई हैं। तो बोलता है हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ये हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जो घर में भोजन पकाते हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग जो गैस है, गैस का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो वाहन हम लोग चलाते हैं उस वाहन को चलाने के लिए भी हम लोग ईंधन का यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं। इसी के साथ जो उद्योग बैठाए जाते हैं उस उद्योग में भी विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। तो ये तो तुम पहले से भी जानते हो। बोलता है ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? तो भाई हम लोग अपने घरों में एलपीजी का सबसे पहले उपयोग करते हैं। तुम्हारे घरों में भी एलपीजी गैस होगा, ठीक है। और इसी के साथ लकड़ी का उपयोग करते हैं, कोयले का भी कुछ लोग उपयोग करते हैं, उपले यानी गोईठे का उपयोग करते हैं। तो जो गाय के गोबर से बनाया जाता है उपले, जानते हो ना। तो इन सब चीजों का ईंधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। इसी के साथ चारकोल का भी ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो ईंधन में बहुत सारे चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं जिससे कि हम लोग घर में भोजन पकाते हैं। व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। तो तुम देखोगे जो व्यापार है और जो उद्योग धंधे हैं उसमें भी बहुत प्रकार के ईंधन का उपयोग करता है। जैसे हम लोगों ने कोयला के बारे में पढ़ा। इसी के साथ बहुत उद्योगों में डीजल का भी उपयोग होता है, जहां पर डीजल का उपयोग करके वहां ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो ये सब तुम जानते ही होंगे। आगे क्या बोल रहा है, मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? भाई मोटर और गाड़ियों में चलाने के लिए हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं और सीएनजी का यूज करते हैं। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, बिल्कुल है। लकड़ी भी हम लोगों ने बात किया, कोयला बात किया, काष्ठ कोयला का भी बात किया, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी, इन सब का बात किया, एलपीजी का भी बात किया। तो ये सारे ईंधन कहीं ना कहीं हम लोग उपयोग में लाते हैं अपने घरों के लिए, उद्योग के लिए, और साथ ही साथ विभिन्न जगहों पर जैसे गाड़ियों में इनका उपयोग हम लोग लाते हैं। अब बोलता है आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं? भाई मोमबत्ती तो सबने जलाया है, तुम भी जलाते हो। तो मोमबत्ती के जलाने पर क्या होता है? तो मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? तो मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? यदि हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो जब मोमबत्ती जलता है तो हमें मोमबत्ती से मुख्य रूप से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, और साथ ही साथ इसमें ऊष्मा भी निकलता है। वर्ड्स हमें याद रखना है कि यदि मोमबत्ती जलता है तो मुख्य रूप से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। साथ ही साथ इसमें क्या मिलता है? ऊष्मा मिलता है, यानी हीट मिलता है, गर्मी मिलता है। लेकिन यदि कोयले की बात करें तो कोयले को यदि जलाएंगे हम लोग तो कोयले से मुख्य रूप से, कोयला देखो जलाओगे तो शुरू में ज्वाला के साथ जलता है और उसमें कुछ प्रकाश मिलेगा, लेकिन उस प्रकाश का उतना उपयोग नहीं है। मुख्य रूप से कोयले से हमें क्या मिलता है? ऊष्मा मिलता है। कोयले से हमें क्या मिलता है? ऊष्मा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम लोग दोनों के जलने की प्रक्रिया को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो मोमबत्ती है उसमें वह ज्वाला के साथ जलेगा और ज्यादा से ज्यादा हमें प्रकाश मिलेगा। लेकिन कोयले में वैसी बात नहीं है। कोयला में शुरू में ज्वाला के साथ जलेगा, उसमें बहुत सारा धुआं निकलेगा, और बाद में हम देखें कि कोयला जब लाल तप्त हो जाएगा तो हमें ऊष्मा की प्राप्ति होगी। तो ये सब वर्ड्स तुम्हें ध्यान से देखना है।
शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। यही बात हमें याद करना है कि भाई मोमबत्ती जब जलाएंगे तो उसमें यहाँ पर ज्वाला तुम्हें एक लौ देखने को मिलेगा, लेकिन कोयला जब जलाएंगे तो शुरू में वह बहुत लौ तो जलेगा, लेकिन बहुत सारा धुआं, बहुत सारा लौ उठेगा और वह उसके बाद थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा और लाल तप्त हो जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से हमें क्या मिलता है, उससे हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो देखो भाई, हो सकता है तुमने कोयला जलते ना देखा हो तो इसलिए तुम्हें समस्या हो रही है। मैंने तो देखा है, और जिन बच्चों ने कोयला को जलते हुए देखा है वे इस सब बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो ये सारा प्रैक्टिकली, यदि कुछ चीज तुम जानते, जैसे कुछ बच्चे मान लो मोमबत्ती ही नहीं देखे हैं तो फिर कैसे पढ़ाया जाएगा, ऐसा समझ रहे हो बात को। तो इसलिए यदि तुम्हारे पास मोमबत्ती होगा तो जरूर जला करके देखना। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको जलाने पर ज्वाला निकलता है, लौ निकलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको जलाने पर ये ज्वाला हमें नहीं दिखता। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि यहाँ से जरूरी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को भी देखेंगे इस चैप्टर में, जो जो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन तो याद करने होते हैं, तो उसे आप याद भी कर सकते हो। अब हम लोग को देखना है कि दहन क्या है। दहन जैसे कि रासायनिक परिभाषा इसका क्या होगा, कि एक्चुअल में दहन किसे कहते हैं, वो सारा यहाँ दिया हुआ है। उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका मतलब यदि हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, यहाँ देखो ये मैग्नीशियम रिबन यहाँ दिख रहा है तुम्हें, इस मैग्नीशियम रिबन को यदि हम लोग जलाएंगे तो तुम देख सकते हो, ये कक्षा 7 में भी दिया गया है यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाए तो ये श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। यहां देखना तुम, अभी तुरंत ये जलेगा, ये देखो। तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब जलाते हैं तो ये श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। और इसका जो राख बच जाता है, इससे क्या बच जाता है, राख बच जाता है। और ये राख क्या होता है, जैसे तुमने अभी तुरंत देखा, मैग्नीशियम कैसे जलता है, श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, और इसका जो राख बचता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर कारपेट बिछाया गया है, इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाया। तो हम लोगों ने यही देखा, तो मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यही सारा चीज हमें समझना है। तो मैग्नीशियम रिबन जैसे मैंने दिखाया, उसको हम लोगों ने कैसे जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये जो मैग्नीशियम था वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। और तुमसे प्रश्न पूछेगा क्या बनाता है, तो तुम्हें आंसर करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके साथ क्या क्या निकलता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था सफेद ज्वाला निकला था, यानी कि इसमें प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है, प्रकाश, और साथ ही साथ इसमें ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो इस तरीके से ये सारा चीज हमें याद रखना है। ये कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में जलता है, तो आंसर है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि ये क्या बनाता है, तो आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और क्या बनाता है, तो इससे ऊष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है। इस प्रकार से इसके जो समीकरण है उसको हम लोग दिखा भी सकते हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग यदि आगे बढ़ें, इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। अब काष्ठ कोयला तो यहाँ मैं नहीं जला सकता, काष्ठ कोयला लोगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे। काष्ठ कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़कर और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं,
तो हम देखते हैं कि कास्ट कोयला जलना शुरू हो जाता है। हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु की उपस्थिति में जलता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि भाई कास्ट कोयला को हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ लिखा भी हुआ है कि जब कास्ट कोयला को हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, वायु में किसकी उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, CO2 मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, हमें प्रकाश मिलेगा। ये हमें याद रखना है। इस प्रकार से हम लोगों को ये चीजें याद रखनी है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गया तुम्हारा। पहला, मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या क्या होगा, दूसरा कास्ट कोयला को जलाएंगे तो क्या क्या होगा। ये सब चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ देखो चित्र में मैग्नीशियम के दहन को दिखाया जा रहा है, जैसे अभी मैंने जला करके भी दिखाया। यहाँ देखो, तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भाई मैग्नीशियम कैसे लौ के साथ जलता है। तो ये सफेद लौ के साथ जलता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग आएंगे कुछ परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न यहाँ देखेंगे। जैसे सबसे पहला परिभाषा आ गया कि दहन किसे कहते हैं। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे जिसे 8th में होते हैं तो उनका जो बुक होता है अलग होता है, NCERT वो नहीं पढ़ाया जाता उनके स्कूल में, लेकिन जो बेस होता है वो सारा NCERT का ही होता है। यदि अलग बुक भी है तो सारा बात NCERT का ही पढ़ाया जाता है, कुछ एक चीजें अलग की जाती हैं। तो वहां पर देखोगे स्पेशल पूछेगा दहन किसे कहते हैं, दहन क्या होता है। तो यहां देखो बताया जा रहा है, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देती है, दहन कहलाता है। तो इसमें सीधा सा ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, ठीक है। दहन मतलब सिंपल समझ सकते हो, उसको जलाया जा रहा है, किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसे जलाया जा रहा है, तो किसी पदार्थ को जलाया जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, दहन। समझ गए। तो ये परिभाषा तुम एग्जाम में लिख सकते हो। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है। ये भी हमें ध्यान देना है कि अब दाह्य पदार्थ क्या है, तो वैसे पदार्थ जो जल सके, जो जिनका दहन हो सके, जिनका दहन हो सके उसे दाह्य पदार्थ कहेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे कि दहन को कंबशन कहते हैं और कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे देख सकते हो। तो जिसका कंबशन हो सके, दहन हो सके, उसे हम लोग दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ आगे उसके बारे में बताया भी गया है। इसे ईंधन भी कहते हैं। तो जो दाह्य पदार्थ है उसे ईंधन के नाम से भी हम लोग पुकार सकते हैं। ईंधन ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ठोस, द्रव और गैस ईंधन के उदाहरण दीजिए। तो कोयला क्या हो गया, ठोस ईंधन हो गया। लकड़ी क्या हो गया, ठोस ईंधन हो गया। इसी प्रकार से जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है वो तो एक्चुअल में द्रव होता है, लेकिन वह गैसियस, जिससे खोलेंगे वो गैस बन, मतलब उसका जैसे दाब कम करते हैं वो गैस बन जाता है, तो उसको गैस में हम लोग रख सकते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, उसको हम लोग गैस में रख सकते हैं। इसी प्रकार से पेट्रोल है, डीजल है या फिर केरोसिन तेल है, उसको द्रव ईंधन कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि ठोस, द्रव और गैस ईंधनों के उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो जब दहन होता है हम लोगों ने क्या देखा कि ऊष्मा उत्पन्न होता है, लेकिन दहन में ज्वाला भी उत्पन्न होता है या हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ज्वाला उत्पन्न ही हो, ज्वाला उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने मोमबत्ती को जब जलाया था तो उसमें जब दहन हो रहा था, किसका दहन हो रहा था, मोम का दहन हो रहा था, तो उससे ज्वाला उत्पन्न हो रहा था। तो ये बातें ध्यान देनी है कि किसी में ज्वाला उत्पन्न हो सकता है और किसी में नहीं। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है।
अब मैग्नीशियम कैसा पदार्थ है? दाह्य पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसमें दहन हो रहा है, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, उसमें दहन हो रहा है। इसी प्रकार से काष्ठ कोयला कैसा पदार्थ है? यह भी दाह्य पदार्थ है। यही सब यहाँ पर बताया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ देखना, अब बोलता है यहां पर देखो क्रियाकलाप 4.1 है। इसमें बहुत सिंपल सा बच्चों के लिए दिया गया है कि स्ट्रॉ लीजिए, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे रखिए। अपने शिक्षक की मदद लेना है। इन पदार्थों के एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य लिखिए, अन्यथा इसे अदाह्य लिखिए। अब तुम यदि बड़े हो तो तुम्हें तो ये समझ में आ रहा है कि कौन दाह्य है कौन नहीं दाह्य है, मतलब अदाह्य है। लेकिन यदि जो बच्चे हैं वो इस प्रयोग को अपने शिक्षक के साथ देख सकते हैं करके। जैसे तुम जानते हो जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ जो हम लोग बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए यूज करते हैं, वही स्ट्रॉ होता है। तो स्ट्रॉ है, माचिस की तीली है, मिट्टी का तेल, कागज है, ये सब क्या होंगे? ये सब दाह्य पदार्थ हैं और ये जलना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि बात करें हम लोग लोहे का कील का, पत्थर का टुकड़ा, शीशा, ये क्या जलेगा? तो आंसर है नहीं, ये नहीं जलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अदाह्य पदार्थ कहेंगे। तो यहां से यही बोलता है कि कुछ पदार्थ दाह्य होते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं? अदाह्य। तो ये वाला तुम यहां पर भर भी सकते हो। जैसे हम लोगों ने देखा था काष्ठ कोयला है, माचिस की तीलियां हैं, ये सब दाह्य पदार्थ है। जबकि कांच क्या है? अदाह्य पदार्थ है। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य है? बिल्कुल, जो कपड़ा होता है, प्लास्टिक होता है, ये सब क्या होते हैं? दाह्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार से कागज हम लोगों ने पढ़ लिया, कागज भी क्या है? दाह्य पदार्थ है। क्या यहां देखना, आइए उन परिस्थितियों का पता लगाए जिनमें दहन होता है। अब दहन के लिए कौन सी आवश्यक परिस्थिति है? तो भाई पहले से भी तुम जानते हो, दहन के लिए सबसे प्रमुख चीज है ऑक्सीजन की उपस्थिति। यदि ऑक्सीजन होगा तभी वहां पर दहन होगा, जैसा तुम सब कोई जानते हो। और इस ऑक्सीजन की भरपाई के लिए तुम देखते हो कि जो विभिन्न प्रकार के स्टोव होते हैं या गैस का चूल्हा है, देखा है तुमने, वहां छिद्र बनाया जाता है स्पेशल, उसमें हवा को प्रवेश कराने का स्थान बनाया जाता है। या इसी के साथ तुमने कोयले का चूल्हा देखा होगा, तो कोयले के चूल्हे को भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें हवा प्रवेश कर सके। या फिर लकड़ी का चूल्हा जो घरों में बनाया जाता है मिट्टी का, उसको भी इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उसमें भी बहुत अच्छे से हवा प्रवेश कर सके। अब क्यों हवा प्रवेश कर सके? क्योंकि वहां ऑक्सीजन यदि रहेगा तभी अच्छे से दहन होगा। इसी के साथ जिन बच्चों के घर में लैंप होगा या फिर जिन बच्चों के घर में लालटेन होगा, उसमें भी देखोगे कि ऑक्सीजन को प्रवेश करने के लिए काफी छिद्र बनाए जाते हैं ताकि अच्छे से ऑक्सीजन वहां प्रवेश कर सके। तो कुल मिला के ये समझना है कि यदि ऑक्सीजन अच्छे से वहां प्रवेश करेगा तो वहां दहन की प्रक्रिया आसानी से होगी। यहां देखो, उसके लिए यहां पर एक एक्टिविटी दिखाया है, देख सकते हो 3 यहां पर स्थितियों को बनाया गया है। पहले स्थिति में देखो, ये देखो यहां लकड़ी है, यहां भी लकड़ी है और यहां भी लकड़ी है। ध्यान से देखना, यहां पहला स्थिति जैसे कि ए देख सकते हो, यहां लकड़ी के ऊपर एक यहां इस तरीके का लकड़ी का टुकड़ा रख दिया गया है और इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर शीशा का ऐसे यहां पर देखो, शीशा का एक इस प्रकार से तुम्हारा आकृति का एक बर्तन रख दिया गया है, या फिर बोलो कि यहां पर कांच का इस तरीके का बना आकृति का एक सामान को रख दिया गया है। अब यहां देखोगे इसके पास एक मोमबत्ती को जलाया गया है। इसी प्रकार से दूसरा सेटअप किया गया है और तीसरा सेटअप किया गया है। दूसरे में क्या किया गया है, ये जो लकड़ी का यहाँ टुकड़ा था यहां पर नहीं रखा गया, ये डायरेक्ट ये जो कांच का सामान है उसको ऐसे ही रख दिया गया है। और तीसरे में नीचे से यहां देखो लकड़ी है, इसमें भी कोई टुकड़ा नहीं है और ऊपर भी टुकड़े से बंद कर दिया गया है। इन तीनों में क्या अंतर है? तीनों में अंतर यह है कि ये जो पहले वाला है, तीनों में मोमबत्तियों को रखा गया है और इसको तीनों को जलाया जाएगा। तीनों में अंतर यह है, ध्यान से देखना, कि
पहले वाले में ऑक्सीजन जो है ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आसानी से प्रवेश कर रहा है। ये जो हवा है, यानी कि हवा है वो आसानी से देख सकते हो इसमें प्रवेश कर जा रहा है, या इस प्रकार से भी देखो कि आसानी से इसका फ्लो हो रहा है हवा का, यानी इसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। बस ये पहला में यही समझना है। दूसरा में नीचे तो पूरा बंद है क्योंकि ये सटा हुआ है, जो भी ऑक्सीजन है वह ऊपर से ही इसको मिल रहा है, यानी इसमें थोड़ा सा कमी है, हवा का इसमें थोड़ा सा कमी है। और तीसरा देखोगे, तीसरा तो ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, यानी ऑक्सीजन को बिल्कुल यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। जो इस कांच के बर्तन में जितना ऑक्सीजन है बस उतना ही है। अब तुम यदि ध्यान से तीनों को देखो और तुम सोचो कि तुम्हारे घर में जो चूल्हा बनाया जाता है लकड़ी का, या लकड़ी के लिए चूल्हा या फिर कोयले के लिए चूल्हा, वो तीनों में से किसके जैसा होता है? तो तुम देखोगे इसके जैसा होता है। इस प्रकार से चूल्हे को डिजाइन कर दिया जाता है, ऐसे डिजाइन करते हैं कि यहाँ पर देखो ऐसे बनाते हैं कि यहाँ से हम लोग लकड़ी लगाएं तो यहाँ से भी ऑक्सीजन प्रवेश करता रहे, ऐसा हम लोग डिजाइन बनाते हैं। यदि तुमने देखा होगा तभी इसका आइडिया होगा, नहीं देखा होगा तब तो कहाँ से आइडिया होगा, ठीक है। तो अब यदि हमारे पास तीन स्थितियां हैं जिसमें तीनों में अब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे अनुसार सबसे अच्छा से किस में मोमबत्ती जलेगा? तो तुम सब बता दोगे कि सर ये जो पहला वाला है इसमें जो मोमबत्ती है बहुत अच्छे लौ के साथ जलेगा और इसमें इसको जलने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो भरपूर इसको मिल रहा है। दूसरा वाला देखोगे कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर थोड़ा तो कमी होगा, इसके कारण ये उतने अच्छे से नहीं जल पाएगा, थोड़ा धुआं भी यहाँ पर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छा धुआं निकलने का ये कारण होता है कि जो ईंधन है पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है। यदि ईंधन का पूर्ण रूप से दहन होगा तो उसमें धुआं नहीं निकलेगा, या फिर बोले कम धुआं निकलेगा। तो ये वाला यहाँ पर देख सको इसमें धुआं के साथ ये थोड़ा इसका जो लौ है वो फ्लिकरिंग होगा, बहुत अच्छे से नहीं जलेगा। तीसरा वाला कुछ देर जलेगा और बुझ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत कमी है। इस तरीके से ये तीन एक्टिविटी बता रहा है कि यदि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होगा तो अच्छे से वो जलेगा। यहां देखना चिमनी उसको बोल रहा है जो मैंने बताया, तो वायु की चिमनी में प्रवेश हो रहे हैं। देखिए ज्वाला को क्या होता है, अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए, पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में कांच के प्लेट चिमनी को ऊपर रख दीजिए। चित्र इसमें दिखाया गया है, ज्वाला को पुनः देखिए, तीनों स्थितियों में क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर तीन अलग अलग चिमनियों को लेकर के यदि ये प्रयोग किया जाए तो इस तरीके का तीन स्थितियां बन सकती है। अब यहाँ जो एक्टिविटी कराई जा रही है इसमें एक ही को दिखाया जा रहा है, एक ही को अलग अलग तरीके से रख दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक को सबसे पहले इस स्थिति में रखा गया, फिर इसका लकड़ी का गुटका हटा दिया गया, फिर इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया। तो ये भी किया जा सकता है, ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आया इसलिए मैंने तीन स्थितियों को तुम्हें समझाया। तो इन तीनों स्थितियों में कैसे ये मोम जलेगा ये अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां देखो क्या कहता है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो अभी जो मैंने बताया वही बात यहाँ उसका आंसर करता है कि यदि किसी पदार्थ को जलना है तो उसके लिए वायु क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि वायु की भरपूर उपस्थिति होगी तो वह पदार्थ बहुत आसानी से जलेगा, उसमें बहुत कम धुआं आएगा और ईंधन बहुत अच्छे से जलेगा। यदि वायु थोड़ा कम होता है तो फिर ईंधन अच्छे से दहन नहीं होगा, उसमें थोड़ा धुआं देखने को मिलेगा और जो ज्वाला है उसका रंग में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा, वो ज़्यादा कज्जली ज्वाला के साथ जलता है, पीला एकदम दिखेगा। और यदि बहुत कम ऑक्सीजन हो गया तो फिर वो बुझ भी जाएगा। यही सब यहाँ पर बातें हैं और तुमने समझ भी लिया होगा। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, इसमें बहुत कम धुआं निकलता है और बहुत अच्छे तरीके से मोमबत्ती जलता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इसे मिल रहा था। दूसरी स्थिति में हम लोगों ने क्या किया था कि वो लकड़ी का गुटका निकाल दिया था। जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है, अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती, ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि दूसरे अवस्था में उतना ज्यादा ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाता, उतना अच्छा से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो वह कंपन करती है, ज्वाला कंपन करती है और थोड़ा धुआं भी निकलता है। जब किसी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाता, हम लोग ऊपर से भी इसको बंद कर दे रहे हैं, यानी वायु कहीं से भी इसको उपलब्ध अब नहीं है, इसके कारण ये जो है सो बुझ जाता है। पहले स्थिति में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर अच्छे से वायु प्रवेश कर पा रहा है, यहाँ देखो वायु ये अच्छे से यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रवेश कर पा रहा है। दूसरे में जो वायु उपलब्ध है बस यहीं से उपलब्ध है, लेकिन तीसरे में हम लोगों ने दोनों तरफ से इसको बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से देखोगे कि पहला वाला सबसे अच्छा जलेगा, दूसरा वाला उतना अच्छा से नहीं जलेगा, तीसरा वाला जलेगा लेकिन थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस यहाँ पर पढ़ाए गए हैं। तीनों में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि किसी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। अब चलो कुछ और बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये कक्षा 10 में भी पढ़ोगे। जो सूर्य है, तारे हैं, उनमें अपना प्रकाश होता है। हमारा जो सूर्य है वह भी क्या है, एक तारा है, इसमें अपना प्रकाश होता है। तो ये भाई कैसे होता है, तो इसका उत्तर है कि इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो एक नाभिकीय संलयन नामक अभिक्रिया होगी, यह नाभिकीय अभिक्रिया है। तुम्हें अभी नाभिकीय अभिक्रिया याद कर लेना है। और इसके द्वारा जो सूर्य है या फिर जो तारे हैं उसमें जो ऊष्मा है, प्रकाश है, वह इसी के कारण आएगा। तो सीधा सा मैं फिर से बता देता हूं, यदि तुमसे एग्जाम में पूछे कि जो तारे हैं, सूर्य हैं, उसमें ऊष्मा और प्रकाश कैसे होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। बस ये नाभिकीय संलयन नहीं लिखने का जरूरत है, अभी आगे की क्लासेस में इसे पढ़ाया जाएगा। अब आगे यदि हम लोग बढ़े, क्या बोलता है, एक लकड़ी का कोयला जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए, इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है, क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? तो कभी भी हम लोग देखेंगे कि यदि कोई चीज जलना वहां बंद हो रहा है, इसका मतलब वहां ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। यदि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होगा तो वह जलना क्या करेगा, बंद कर देगा। अब यहां से हम लोग आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को वस्त्र आग पकड़ लेता है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, ऐसा क्यों? मान लो यही प्रश्न तुमसे पूछ देगा एग्जाम में कि यदि किसी व्यक्ति का जो कपड़ा है वह आग पकड़ लेता है तो उसको हम लोग कंबल से ढक देते हैं, क्यों? अब इसका आंसर करो, क्या आंसर हो सकता है? इसका सीधा सा आंसर है कि जब हम लोग कंबल से उसको ढकते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग वायु के संपर्क से उसके शरीर को हटा रहे हैं। जैसे ही उसका जो आग है या जो ज्वाला उसका शरीर उसका जो कपड़ा है ज्वाला पकड़ा हुआ है, जैसे ही आग से जैसे ही वायु या ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूटता है वह बुझ जाता है। इसीलिए हम लोग कंबल से उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। तो चलो इसे चित्र में यहां पर दिखाया गया है। ये देखो, इस व्यक्ति के कपड़े में आग लगा हुआ था तो इसे किस चीज से ढक दिया गया है, कंबल से ढक दिया गया है, जिसके कारण जो आग था उसका वायु से संपर्क टूट जाता है और आग क्या होता है, बुझ जाता है।
कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों में आग पकड़ ली थी। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? अब कुछ यहां से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या यदि हम लोग माचिस का तीली लेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, तो क्या वह स्वयं जल उठता है या फिर उसको जलाना पड़ता है? यही सब यहां पर बोल रहा है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठती है? अब कुछ चीजों को जलाने का एक्सपीरियंस बताया गया है। जैसे अब मान लो तुम्हारे पास कागज है और माचिस की तीली को जला करके हम कागज के पास लाएंगे तो क्या कागज तुरंत जल उठता है? तो आंसर है हाँ, कागज तुरंत जल उठता है, उसमें ज्यादा देर नहीं लगता। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाएंगे तो क्या वह भी तुरंत जल उठेगा? अब देखो, अलग अलग वस्तुओं की बात करता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास अब लकड़ी है और ठीक हम लोग उसी प्रकार से माचिस की तीली को उसके पास भी लाएंगे तो क्या वह भी तुरंत जल उठेगा? क्या जल उठता है? तो आंसर है नहीं, वो तुरंत नहीं जलेगा। इसी प्रकार से मान लो एक कोयला है, कोयले के पास अब माचिस की तीली को लाएंगे तो क्या वह भी जल उठेगा? तो आंसर है नहीं, वो इतने आसानी से नहीं जलता। ठीक है, तो यही यहां पर भी बोल रहा है। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? अब यहां हमें एक नए टॉपिक की ओर ये ले जा रहा है, इसलिए कुछ भूमिका यहां बनाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि यदि हम मिट्टी के तेल को जलाएं तो बहुत आसानी से जल जाएगा, केरोसिन तेल जिसको कहते हैं। और इसी के साथ यदि हम कागज को जलाएं तो वह भी बहुत आसानी से जल जाता, बस माचिस की तीली मारा और वो जल गया। लेकिन यदि बात करें कोयले की, लकड़ी की, तो सिर्फ माचिस के तीली से वह नहीं जलेगा। उसको जलाने के लिए उसके ऊपर पहले हम लोग मिट्टी का तेल छिड़कते हैं या फिर उसको कागज उसमें रखते हैं, उसके बाद कागज को जलाएंगे तब जाकर के ये लकड़ी जलता है या कोयला जलता है। तो शायद तुमने जलाते हुए देखा होगा, तो ये अनुभव जरूर किया होगा। यदि तुम्हारे घर में लकड़ी का चूल्हा होगा तो तुम देखोगे कि लकड़ी को चूल्हे को में से लकड़ी को जलाने के लिए हम लोग लकड़ी पर थोड़ा सा क्या डालते हैं? मिट्टी का तेल डालते हैं। ऊपर से जैसे ही माचिस डालेंगे लकड़ी जलना शुरू होगा। तो ऐसी क्या बात है कि कुछ पदार्थ जल्दी जलना शुरू हो जाता है और कुछ पदार्थ को जलने में मुश्किल होता है? वही इस टॉपिक का मेन यहां पर बात है कि भाई कोई पदार्थ जो है वह जल्दी जलने लगता है और कोई पदार्थ देर से जलता है, ऐसा क्यों? इसी के बीच यहां जंगल की आग एक टॉपिक दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। तो जंगल की आग में बोल रहा है कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। ये गर्मियों की बात कर रहा है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है, तो इसे हम लोग दावानल के नाम से भी जानते हैं और ये जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्मियों में होता है जहां बहुत तेजी गर्मी होती है। अब चलो वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि भाई जो कुछ पदार्थ है वह बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और कुछ पदार्थ इतना जल्दी आग नहीं पकड़ता, ऐसा क्यों? देखो यहाँ, क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? तो यहीं से हमारा टॉपिक आता है और वह है ज्वलन ताप। इसी से प्रश्न भी पूछेगा। कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उसका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। इसी कारण से कुछ पदार्थ जल्दी आग पकड़ लेते हैं और कुछ पदार्थ देरी से आग पकड़ते हैं। देखो यहाँ पर अब ज्वलन ताप क्या है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यह प्रश्न भी तुमसे पूछेगा कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका जलन ताप कहते हैं। अब जैसे कागज और लकड़ी की बात करें तो कागज का ज्वलन ताप कम होगा और यही कारण है कि जैसे ही माचिस की तीली को ले जाएंगे तीली से ही वह आग पकड़ लेगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या है? कम है, तुरंत वो आग पकड़ लेता है।
लेकिन यही लकड़ी या कोयले के पास माचिस की तीली को ले जाएंगे तो वह देर से आग पकड़ेगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या है, बहुत अधिक है। तो ये तुमसे पूछ भी सकता है कि निम्न में से किसका ज्वलन ताप कम है, तो हम बोलेंगे मतलब जो ऑप्शन वहां पर रहेगा। तो यदि केरोसिन है और तुम्हारा लकड़ी है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, केरोसिन आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जलती है? अब यह भी बात है कि माचिस की तीली यदि इस तरीके से रखा हुआ है तो वह स्वयं से आग नहीं पकड़ता, उसको क्या करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है उसके बगल में, जो माचिस के बगल में मसाला लगा होता है उसके साथ, तब जाकर के वो आग पकड़ता है। तो भाई ऐसा क्या है माचिस में जो कि वो आग पकड़ता है? तो ये देखो माचिस का इतिहास यहाँ पर बताया गया है। अब माचिस के इतिहास में कुछ चीजें तो माचिस बनाने के लिए पहले हम लोग उपयोग करते थे उसके बारे में लिखा हुआ है, और कुछ जो आज हम लोग माचिस बनाने में उपयोग करते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो दोनों बात पढ़ लेते हैं और इससे कुछ चीजों को याद करना, ये भी क्वेश्चन यहां पर बनता है तुम्हारा। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक यानी कि सल्फर में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े, ठीक है, चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। देखो ये सब इतिहास बताया जा रहा है, हिस्ट्री बताया जा रहा है, जिसे याद करने का जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि 5000 वर्ष पहले से ही इस माचिस को विकसित किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो माचिस विकसित किया गया वह प्राचीन मिस्र में इसका उपयोग किया गया। यहां पर क्या किया गया कि जो गंधक सल्फर होता है उसमें चीड़ की लकड़ी को डुबा करके रखा, माने चीड़ की लकड़ी को गंधक में डुबा करके रखा जाता था और इसे माचिस की तरह यूज किया जाता था शुरुआत में। अब इसके बाद देखो, इसके बाद चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए यहां देखना। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। आधुनिक जो हमारे पास माचिस है उसका विकास 200 वर्ष पूर्व हुआ है। उसमें क्या किया गया, अब ये भी याद नहीं करना है, जो आगे पढ़ाऊंगा जो अभी लेटेस्ट है वो हमें याद करना है। तो जो माचिस विकसित हुआ उसमें क्या किया गया, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। यानी कि इस प्रकार से ये जो माचिस का तीली है इसका एक सिरा है, इस पर ये सब चीज लगाया जाता था। क्या क्या लगाया जाता था, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड याद नहीं करना है, इसको देख लो। दूसरा पोटेशियम क्लोरेट, तीसरा श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर इसे लगाया जाता था। बस इतना ही इसमें यूज किया जाता था। फिर इसके बाद इससे बोलता है कि कुछ खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता था, इसे ही खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता था और घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता था उसके कारण जो श्वेत फास्फोरस है वह जलना शुरू हो जाता था। यहाँ श्वेत फास्फोरस यूज किया जाता था जैसे मैंने बताया ये वाला भाग में, तो वो जलना शुरू होता था। यानी मुख्य रूप से इसमें माचिस का तीली होता था, तीली में ही ये सारा मसाला यूज किया जाता था, सारा केमिकल यूज किया जाता था और उसको जब रगड़ा जाता था तो वहां पर आग पकड़ लेता था। तो ये सब हिस्ट्री है, इतिहास है, इसे हम लोग याद कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि आजकल जो माचिस यूज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसे याद कर लेना है। आजकल जो माचिस बन रहा है उसमें किस किस चीज का यूज हो रहा है और कैसे उपयोग में लाया जा रहा है उस चीज को याद करेंगे। तो देखो उसी की बात कर रहा है, पुराने वाले की ही, कि इससे माचिस की तीली का दहन हो जाता था। पर हाँ यहां तक बताया गया। अब देखो जो पुराना माचिस है वही प्रचलन में क्यों नहीं रह गया, आज हम लोग नए प्रकार के माचिस का उपयोग क्यों करते हैं, इसके लिए यहां बताया है जो श्वेत फास्फोरस है माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक हुआ। ये याद रखना है कि जो श्वेत फास्फोरस है वह दोनों के लिए क्या है, हानिकारक है।
मतलब जो माचिस उद्योग में काम करे, जो माचिस बना रहे उनके लिए भी और जिसको उपयोग करे उनके लिए भी ये हानिकारक था। तो इसके लिए अब यहाँ पर नया चेंजेस किया गया और हमारे पास नया माचिस है। अब ये माचिस कैसा है, कैसे केमिकल से तैयार होता है, इसको हमें अब याद कर लेना है। देखो क्या होता है, तो आजकल जो माचिस यूज हो रहा है वह कैसे बनता है, ये प्रश्न तुमसे पूछेगा तो आंसर हमें इसे याद करना होगा। जैसे मैंने बार बार बताया, माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। अब देखो माचिस का यहां अब दो भाग बना दिया। एक तो माचिस डिबिया में रहता है, तो डिबिया में जिस प्रकार से माचिस का तीली है, माचिस के तीली में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, इसे याद कर लेना है। फिर तुम देखोगे डिबिया के बगल में इस प्रकार का ये जो तुम्हारा बना होता है, हाँ ये देखो इस प्रकार का जो चीज बना होता है, ये देखना, ऐसा तुमने देखा होगा माचिस के डिबिया के बगल में ऐसा कत्था रंग का ये बना रहता है, ब्राउन कलर का। ये देखो, ये देखा होगा तुमने माचिस की डिबिया के बगल में। तो इसमें विशेष प्रकार का चीज लगा होगा, तो इसमें रगड़ने वाली सतह पर, ये रगड़ने वाला सतह है। एक तो तुम्हारा ये हो गया माचिस का तीली और दूसरा रगड़ने वाला सतह। अरे भाई माचिस देखा है ना तुमने, तो अभी तो मेरे पास यहाँ पर है नहीं तो मैं दिखा भी देता। तो ये माचिस जो हम लोग यूज करते हैं इसमें दो सतह होता है, एक रगड़ने वाला सतह होता है और दूसरा माचिस का तीली होता है। माचिस का तीली में क्या लगा रहता है, मैंने बता दिया, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। तो रगड़ने वाले सतह पर क्या लगा रहता है, तो इसमें चूर्णित कांच यानी कांच को चूर्ण करके और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है। कौन सा फास्फोरस लगा होता है, लाल फास्फोरस। ये VVI क्वेश्चंस तुम्हारा बनता है। यहां बोलेगा कि यहां जो रगड़ने वाला स्थान है इसमें किसका यूज करते हैं, तो आंसर है लाल फास्फोरस का यूज करते हैं, जो कम खतरनाक होता है। इसके ऊपर हम लोगों ने देखा, हम लोग श्वेत फास्फोरस यूज करते थे जो कि ज्यादा खतरनाक था। जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये जो लाल फास्फोरस है वही परिवर्तित होकर श्वेत फास्फोरस में बदलना शुरू हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो यही जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है यही दहन करने लगेगा और माचिस का तीली क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी चीजों का यहाँ उपयोग बताया है। रगड़ने के लिए किसका यूज होता है, तो कांच का जो चूर्ण है वह रगड़ने के लिए यूज होता है। किस चीज पर रगड़ा जाता है, तो उसी में लाल फास्फोरस है वह उस पर रगड़ा जाता है। लाल फास्फोरस फिर श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। इस कारण से यहां पर जो पोटेशियम क्लोरेट है इससे यह अभिक्रिया करता है तुम्हारा, और अभिक्रिया जैसे ही होता है इसमें प्रेजेंट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलना शुरू हो जाता है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं सब का अपना उपयोग है, इसीलिए सभी चीजों को मिला करके माचिस बनाया जाता है। तो ये जैसे मैं बार बार बता रहा हूं VVI क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके क्या बोल रहा है भाई, उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। इसका मतलब जब ज्वलन ताप पर वह पहुंचेगा तभी वो आग पकड़ेगा, नहीं तो वो आग नहीं पकड़ सकता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है, मतलब कि जो तेल हम लोग तेल कढ़ाई में रख करके कुछ उसमें चीज तलते हैं, तो क्या वो तुरंत आग पकड़ लेता है? नहीं, वह एक खास टेम्परेचर पर आएगा, वो खास ताप को वो अचीव करेगा, उसके बाद वो जलना प्रारंभ कर सकता है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते। ये भी बात है कि कमरे के ताप पर क्या मिट्टी का तेल रखा रहेगा तो अपने आप आग पकड़ लेगा? आंसर है नहीं। क्या लकड़ी अपने आप आग पकड़ लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता।
तो लकड़ी को आग पकड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी दूसरे चीज की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे कि मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल प्रज्वलन ताप कम होता है, उसको अब लकड़ी के ऊपर डाल दिया। जैसे ही माचिस मारेंगे तो मिट्टी का तेल जलना शुरू हो जाएगा और उसी के साथ लकड़ी भी धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। यही सब बता रहा है। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। यह भी याद रखो कि यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दो तो वो आग पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि उसको प्रज्वलन ताप वहां पर मिल जा रहा है। इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? बिल्कुल। जो तुम्हारा मिट्टी का तेल है उसका जो प्रज्वलन ताप है या ज्वलन ताप है, दोनों एक ही वर्ड है, वह क्या है? काफी कम है। मिट्टी का तेल का ज्वलन ताप काफी कम है लकड़ी से। ठीक है, क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल में रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? हाँ भाई, मिट्टी का तेल आजकल देखने को कहाँ मिलता है जो रखोगे। ठीक है, तुम यदि पहले के जमाने में तो जान ही रहे हो कि मिट्टी का तेल से ही सारा व्यवस्था था। मिट्टी का तेल का उपयोग करके ही हम लोग लालटेन जलाते थे, लैंप जलाते थे। आज के बच्चे तो लैंप और लालटेन के बारे में जानते तक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि किसी पदार्थ को जलने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर है कि किसी पदार्थ को जलने के लिए उसका ताप को ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। यानी उसको इतना गर्म करना पड़ेगा कि वह ज्वलन ताप तक पहुंच जाए, तब वह जलना शुरू करेगा, नहीं तो वो नहीं जलेगा। सीधा सा बात यहां पर बताया गया है। यहां देखो, यही चीज यहां भी दिखाया गया है। जैसे इस प्रकार का देखो एक कागज लिया गया है और कागज का ये आकृति दे दिया गया है, कीप का आकृति, इस तरीके से कप का आकृति भी बोल सकते हैं, और इसमें पानी भर दिया गया है और इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। फिर इसको मोमबत्ती दोनों में यहाँ पर लगाया गया है, मोमबत्ती में इन दोनों को रखा गया है, मोमबत्ती के फ्लेम में, या फिर बोलेंगे कि मोमबत्ती का जो लौ है उसमें। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर जिसमें ये पानी रखा हुआ है वह तुरंत जलना प्रारंभ नहीं करेगा, लेकिन ये तुरंत जलना प्रारंभ कर देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका प्रज्वलन ताप क्या है, यहां पर वह ताप प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन यह वह ताप को प्राप्त कर ले रहा है जो इसका ज्वलन ताप है। इस कारण से ये जलना शुरू कर दे रहा है और ये नहीं जल रहा है क्योंकि इसका ज्वलन ताप अभी नहीं पहुंचा है। इसका ज्वलन ताप नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? इसमें पानी है, इस कारण से। यही सब बातें हमें याद रखना है। कागज के 2 कप तैयार करिए, इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि जिसमें पानी नहीं है वो तुरंत जलना शुरू कर देता है। ठीक है, यहां देखना, कागज के खाली कप का क्या होता है? तुरंत जलने लगता है क्योंकि उसको ज्वलन ताप तुरंत मिल जाता है। जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? वह नहीं जलता तुरंत क्योंकि उसका ज्वलन ताप नहीं पहुंचता है। क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? बिल्कुल, जल तो गर्म होगा ही होगा। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप को भी जल को उबाल सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि यह जल को भी उबाला जा सकता है यदि हम उसको और गर्म करें तो। आगे देखना, क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने जान रखा है कि जब तक कागज जो है ज्वलन ताप पर नहीं पहुंचता तब तक वो नहीं जलेगा। सीधा सा बात है। यही कारण है कि जिसमें पानी रखा हुआ है वह कप नहीं जल रहा है क्योंकि उसको ज्वलन ताप नहीं पहुंचा है अभी तक। यही बस बात है। कागज के कप की दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। तब इसको अब क्वेश्चन तुमको बना करके देगा कि भाई जो कप है जिसमें पानी रखा हुआ है वह क्यों नहीं जल रहा है? तो उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। हम लोगों ने एक लाइन में तो पढ़ लिया कि जो कागज है उसमें ज्वलन ताप तक उसका ताप नहीं पहुंच रहा है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, तो जब हम लोग गर्म कर रहे तो वो ताप कहां जा रहा है? तो हम लोग बोलेंगे वो पानी में चला जा रहा है। यहां देखना,
तो यही बोल रहा है यहां पर कि जब कागज के कप जिसमें पानी है उसमें जब उष्मा दे रहे हैं, कैसे उष्मा दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, किसके द्वारा, मोमबत्ती के द्वारा यहां गर्म कर रहे हैं। तो जब उसको गर्म करते हैं तो चालन के द्वारा, चालन प्रक्रिया के द्वारा वह जो ऊष्मा है वो जल में चला जा रहा है। कहां चला जा रहा है, पानी में चला जा रहा है। यानी वो कागज में ऊष्मा जा ही नहीं रहा है, कहां चला जा रहा है, पानी में चला जा रहा है। इस कारण से जो कागज है ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है और इस कारण से नहीं जल रहा है, सीधा सा बात है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, यानी कागज जो है ज्वलन ताप तक पहुंचता ही नहीं है, और जब नहीं पहुंचेगा तो वो नहीं जलता। यही सब बात यहां पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन तुम्हारा यहां बनता है। अब पूछेगा ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो दो चीज हमें याद रखना है, दो बातें यहां बता रहा है। वे पदार्थ जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, वे पदार्थ जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। दूसरा, वो पदार्थ जो कि जल्दी से आग पकड़ लेता है, ज्वाला पकड़ लेता है, उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो यही दो बातों को हम लोगों को याद करना है और यहां पर इसे लिख देना है। यही बोल रहा है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। बस ये बात याद रखना है। तो यहां पर देखोगे कि बहुत जगहों पर लिखा भी होता है कि ये ज्वलनशील पदार्थ है, इससे बच के रहिए। जैसे जो हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, बोलता है कि परफ्यूम जब यूज कर रहे हैं तो उसको सावधानी से यूज करिए क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील है, यदि गलती से आग पकड़ लेगा तो ये आप जल भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी के लिए भी। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण, अब देखो ये भी कहा जाता है कि जो पेट्रोल है, अल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, ये सब, या फिर बोलें कि जो सीएनजी है, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ हैं। और ये ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण इनको अच्छे से क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, इनके साथ अच्छे से हमें काम करना चाहिए। ठीक है, असावधानी पूर्वक कार्य करने पर ये आग पकड़ लेंगे और फिर दुर्घटना भी हो सकती है। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? जैसे मैंने बताया जो सीएनजी है या फिर बहुत जगह स्प्रे वगैरह है, उसमें भी बहुत ज्वलनशील पदार्थ भरे रहते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद कर लेना है। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? तुमसे यदि कोई पूछे कि आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं तो तुम तो बोलोगे कि पानी के द्वारा। यदि कहीं आग पकड़ा है तो उसमें पानी डाल देंगे और आग बुझ जाएगा, ये तो तुम जानते ही हो। अपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा, जरूर सुना होगा तुमने। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी हो तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ बांटिए। भाई ऐसी दुर्घटना किसी के साथ ना हो, लेकिन आग पकड़ने के बारे में तुम सबने सुना है, जरूर सुना है, देखा भी होगा। अपने क्षेत्र की अग्निसेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। यहां देखना, अब बता रहा है, यहां देखना, ये देखो ये जो फायरमैन है कैसे आग को बुझा रहा है, यहां पर दिखाया गया चित्र में। क्या आपके शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? अब फायर ब्रिगेड स्टेशन क्या होता है? जो आग बुझाने वाले होते हैं उन्हें फायर ब्रिगेड कहते हैं, और इस तरीके से हमारे शहरों में ये होता है। जब फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, वह आग पर जल डालती है। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। अब आगे देखना, जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। अब बात करेगा कि भाई कहीं आग लग गया है तो उसको बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? जल, जैसा तुम सब जानते हो। तो आखिर जल डालने पर आग क्यों बुझ जाता है, ये प्रश्न होगा। इसका आंसर यहां दे रखा है कि जैसे ही जल डालते हैं ज्वलनशील पदार्थों को वह ठंडा करता है, जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आग क्या होगा, बुझ जाएगा। ऐसा करने से आग फैलना रुक जाएगा।
यही यहाँ बता रहा है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो ये पूरा यहाँ पर लिख देना है। फिर से समझ लो क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर आग लग जा रहा है, मैंने यहाँ पानी डाला, तो यहाँ दो चीजें हो रही हैं, ध्यान से देखना है। पानी जैसे ही डालेंगे तो इसका ज्वलन ताप कम होगा थोड़ा सा, जिसके कारण ये जो है आग यहाँ पर बुझना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यहां पर जैसे ही पानी डालेंगे तो उसका जलवाष्प बनता है, और जलवाष्प मतलब भाप बनेगा, और जैसे ही जलवाष्प इसको चारों तरफ से घेरेगा तो वायु से संपर्क उसका टूट जाएगा, ऑक्सीजन से संपर्क उसका टूटना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो ये बात यहां पर बताया गया है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन 3 आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? तो ये देखो यहां से क्वेश्चन बन रहा है कि भाई आग पकड़ने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो बोल रहा है पहला तो है ईंधन, दूसरा है वायु में ऑक्सीजन, और तीसरा क्या है, ऊष्मा। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। तो ये 3 चीज है। इन 3 चीजों के होने पर आग पकड़ लेगा। जैसे ईंधन और वायु, मान लो कि तुम्हारे पास लकड़ी है और हवा है, तो क्या ये लकड़ी आग पकड़ लेगा? या मान लो अभी मेरे पास प्लास्टिक है, ये हवा है, 2 चीजें हैं, तो क्या ये आग पकड़ लेगा? तो आंसर है नहीं। सिर्फ ईंधन और वायु या ऑक्सीजन होने पर आग नहीं पकड़ेगा। एक और चीज चाहिए, और वह है ऊष्मा। अब इसे ही मैं यहां पर क्या करूंगा, मोमबत्ती से इसको ऐसे ऊष्मा दूंगा। तो मोमबत्ती से जैसे ही ऊष्मा दूंगा, वह ऊष्मा इसको प्रज्वलन ताप पर लेकर के जाएगा और फिर ये जलना शुरू हो जाएगा। तो वही यहां पर बता रहा है कि ये ऊष्मा भी बहुत आवश्यक चीज है, यानी 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऊष्मा। इन तीनों के बिना जो आग पकड़ना है वो संभव नहीं है, ये याद कर लेना है हमें। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये 3 चीज जरूरी है आग पकड़ने के लिए, तो आग बुझाने के लिए भी इनमें से किसी एक चीज को हटा लिया जाए या एक से अधिक चीज को हटा लिया जाए तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। जैसे कहीं आग लगा तो वहां उसका संपर्क वायु से हम लोग काट देंगे, जैसे कि कंबल लपेटा था हम लोगों ने, तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसी प्रकार से जो ईंधन है, ईंधन का प्रज्वलन ताप कम कर दिया जाए तो भी आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसी प्रकार से वहां ऊष्मा, जो चीज उसको ऊष्मा दे रहा है उसको ना दिया जाए तो भी आग क्या होगा, बुझ जाएगा। यही सब यहां पर बताया जा रहा है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होते हैं। यही देखना कि आग बुझाने के लिए क्या आवश्यक है। तो आग बुझाने के लिए इन तीनों में से किसी एक या 2 का हटा देना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लो कहीं आग बुझाना है तो सबसे साधारण चीज तो याद रखो, वायु से संपर्क तोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया जाए, तो वहां पर जो आग लगा है वह बुझ जाएगा। इसी के साथ जो ईंधन है उसका ताप यदि कम कर दे, इसी का ताप को कम करने के लिए तो हम लोग पानी डाल रहे थे। याद आ रहा है तुम्हें कि कोई भी चीज यदि जल, जैसे मान लो कपड़े में आग लगा है या कहीं प्लास्टिक में आग लगा है, लकड़ी में आग लगा है, तो उसको बुझाने के लिए हम लोग पानी डालते हैं। पानी उसका प्रज्वलन ताप को क्या कर देता है, ईंधन का ताप को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब ईंधन को ठंडा कर देगा। इस तरीके से देखो, और ईंधन को जैसे ही ठंडा कर देगा, प्रज्वलन ताप को नहीं, उसका ताप को कम कर देगा। याद रखना दोनों चीज अंतर है। ईंधन का ताप को कम कर देगा, प्रज्वलन ताप को कम नहीं करेगा, तो जिसके कारण वह ठंडा हो जाएगा और आग नहीं पकड़ेगा। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अग्निशामक के बारे में और भी हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जल के द्वारा अग्नि का शमन किया जा सकता है, इसलिए जल क्या है, बहुत ही अच्छा अग्निशामक है। लेकिन क्या जल को हर एक जगह हम लोग उपयोग कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए?
परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। इसका मतलब जल को हर एक जगह हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते हैं अग्निशमन के लिए, आग को बुझाने के लिए। तो कहाँ उपयोग में ला सकते हैं? जहां लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कागज हो, इस प्रकार की जो वस्तु में जलती है, तो वहां पर हम लोग जल से उसको बुझा सकते हैं। लेकिन अब आगे बोल रहा है कि भाई जल को कहां पर उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। यदि विद्युत उपकरण में आग लग गया हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। यानी ये पहला जगह बोल रहा है जहां पर विद्युत उपकरण में आग लग गया हो और वहां यदि हम पानी से उसको बुझाना चाहते हो तो वहां वह परेशानी का कारण बन सकता है। यानी कि उसको हम लोग जल से यदि बुझाएंगे तो वह और समस्या खड़ा कर सकता है। तो भाई कैसे? तो जैसे ही हम जहां बिजली का उपकरण है उसमें आग लगा हुआ है और पानी से उसको बुझाएंगे तो हो सकता है जो विद्युत धारा है पानी से होते हुए जो बुझा रहा है उसको करंट का झटका दे जिससे कि वह क्या होगा, घायल हो जाएगा। तो इस कारण से जो विद्युत को उपकरण है और विद्युत यदि चालू है उस समय उसको बुझाने में पानी का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि विद्युत का उपकरण है, आग बुझाना है, आग उसमें लगा हुआ है, लाइट नहीं है, तब वहां बुझा सकते हैं, वो अलग बात हो गया। लेकिन यदि वहां पर लाइट ऑन है और हम लोग पानी से उसको बुझा रहे हैं तो पानी से होते हुए विद्युत धारा जो व्यक्ति उसको बुझा रहा है उसके शरीर में प्रवेश करेगा, यानी वह पानी से उसके संपर्क में आ जाएगा और उसको करंट लगेगा, झटका लगेगा। दूसरा अब देखते हैं जो तेल है और पेट्रोल है। तो तेल और पेट्रोल में यदि आग लग गया है कहीं और उसको हम पानी से बुझाना चाहते हैं तो क्या बुझा सकते हैं? तो आंसर है नहीं, वहां भी मुश्किल है, उसको भी पानी से बुझाना मुश्किल है। अब क्यों है? देखो यहां बोल रहा है तो तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? ध्यान से देखो, जो जल है, पानी है, वह तेल से क्या होगा, भारी होगा। तो जो पानी है वह नीचे आ जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। ये पिछले चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो पानी है उसका घनत्व ज्यादा होता है तो वो नीचे जम जाएगा, तेल का घनत्व कम है तो वो ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही तेल पानी के ऊपर आएगा तो वो तो वायु के संपर्क में होगा ही और आग वो पकड़ेगा ही। इसका मतलब पानी से उसको बुझाने से कोई फायदा नहीं है। तो यह जो तेल है वह नीचे, ये जो पानी है वह नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। देखो यहां पर बोल रहा है अतः पानी तेल के नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा और ऊपर वायु के संपर्क में रहेगा ही तो वो जलेगा ही जलेगा। इस प्रकार से यदि पेट्रोल में आग लगा हुआ है और साथ ही साथ कहीं तेल में आग लग गया है तो उसको हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते। तो यहां पर ये सब प्रश्न के रूप में तुमसे प्रश्न पूछेगा कि कहां कहां पर हम लोग पानी के द्वारा आग को नहीं बुझा सकते। तो इसका उत्तर में हम बोलेंगे पहला तो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वहां पर हम लोग पानी से आग को नहीं बुझा सकते। दूसरा जो तेल है उसमें यदि आग लगा हुआ है तो उसको भी हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यदि आग लगा हुआ है और उसको पानी से हम लोग बुझाएंगे तो एक और दिक्कत होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खराब हो जाएगा। मान लो कहीं आग पकड़ लिया है और उसमें हम लोग और पानी डालें तो जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी पानी से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए वहां पर अब दूसरा तकनीक उपयोग करते हैं और वहां पर हम लोग CO2 का उपयोग करते हैं और CO2 के द्वारा आग को बुझाते हैं। तो अब ये कैसे होगा वही यहां पर बताया गया है। देखो विद्युत उपकरण बोल रहा है विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए CO2 को उपयोग में लाते हैं। एकदम VVI क्वेश्चन है तुम्हारा, यहां से इसे हमें याद कर लेना है। क्वेश्चन पूछेगा
कि यदि विद्युत उपकरण है या फिर हमारे पास पेट्रोल या तेल में आग लगा है तो उसको बुझाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, तो आंसर है CO2 का। एकदम आंसर कर देना है, CO2 का उपयोग करते हैं। अब इसको कैसे उपयोग में लाते हैं, यहां देखो क्या बोलता है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है और बोलता है कि इससे ईंधन और जो आग है, जो ईंधन है उसका वायु से संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इस कारण से जो वायु है वह ईंधन के संपर्क में जैसे ही टूटेगा आग पकड़ना वहां पर बंद हो जाएगा। तो ये प्रश्न यदि तुमसे पूछे, क्या प्रश्न पूछे कि हम लोग CO2 का यदि उपयोग करते हैं तो कैसे वो आग को बुझाता है, तो इसका उत्तर ये हो गया कि जो CO2 है वह ईंधन के चारों ओर फैल जाएगा और एक कंबल के जैसा उसको लपेट लेगा, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन से भारी होता है। बस यही यहां भी लिखा हुआ है, देख लो कि जो CO2 है वह एक कंबल की तरह ईंधन को क्या कर लेगा, लपेट लेगा, क्योंकि वह ऑक्सीजन से भारी है। यह भी प्रश्न याद रखना है कि CO2 ऑक्सीजन से कैसा होता है, तो भारी होता है, ईंधन के चारों ओर उसको लपेट लेगा, तो ऑक्सीजन से ईंधन का संपर्क टूट जाएगा और जो ईंधन है वह नहीं जलेगा। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाएगा, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि यह सामान्यतः विद्युत उपकरण को कोई हानि भी नहीं पहुंचाता। वही मैं बोल रहा था कि यदि कहीं आग लग गया है विद्युत उपकरण में और सभी उपकरण नहीं जले हैं, मतलब लगभग स्थिति में है, जल रहे हैं, और वहां पर हम यदि CO2 को डालते हैं तो हो सकता है कि कुछ कम क्षति हो और वो उपकरण हम उसको रिकवर भी कर ले, उसको रिपेयर कर ले, और वो जो है सो पानी से वो खराब ही हो जाएगा। लेकिन यदि CO2 डाला जाए तो आग भी बुझ जाएगा और क्षति होने से भी बच जाएगा। तो ये भी एक फायदा होता है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, तो अब ये हमें सीखना है कि भाई CO2 हमें कहाँ से मिलेगा कि हम लोग उसको आग पर डाल सके और आग पर काबू पा सके। तो यही बोल रहा है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। तो उच्च दाब पर यह सिलेंडरों में यदि भरी जाएगी तो उसका उपयोग फिर हम लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है, तो LPG के बारे में भी हम लोगों ने सीखा है। जो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसको क्या करते हैं हम लोग, सिलेंडरों में भरते हैं संपीड़ित रूप में, यानी उच्च दाब पर उसको भरा जाता है, और जैसे ही फिर उसको हम लोग खोलते हैं तो वह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक और क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जो LPG सिलेंडर में गैस भरा होता है किस रूप में होता है, तो आंसर है वह द्रव रूप में होता है, वह गैस रूप में नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसको नॉब को खोलते हैं वह गैस में बदल जाता है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को नीचे ले आती है। तो यहां जैसे CO2 हम लोगों ने देखा कि CO2 कैसे आग को बुझाता है, तो उसी में एक और लाइन ऐड कर रहा है कि CO2 जैसे ही निकलता है सिलेंडर से वह ठंडा हो जाता है और जो ज्वलन ताप है उसको भी कम कर देता है। मतलब और जो ईंधन का ताप है उसको भी कम कर देता है। ईंधन जैसे ही ठंडा पड़ता है आग बुझ जाता है। इसलिए यदि अति उत्तम इसलिए CO2 क्या है, अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। तो एक तो CO2 को बोल रहा है सिलेंडर में भर के उपयोग किया जाएगा, दूसरा बोलता है यहां पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, इन दोनों का आग की जगह पर छिड़काव, जिससे कि वहां CO2 बनता है और वह भी आग को बुझाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन ये रहेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर उसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं।
एक और क्वेश्चन आएगा कि जहां आग लगा है वहां किस चीज का छिड़काव किया जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे पाउडरों का वहां क्या किया जाएगा, छिड़काव किया जाएगा, जिससे CO2 बनेगा और फिर उसका उपयोग गैस बुझाने मतलब आग बुझाने में किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स देख रहे हो यहां लिखा हुआ है। अब बोल रहा है दहन के प्रकार। दहन भी अलग अलग प्रकार के तुम्हें देखने को मिलेंगे। देखो यहां क्या क्या बोल रहा है, दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। तो माचिस का तीली को हम लोग गैस स्टोव के निकट लाएंगे। गैस स्टोव की घुंडी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई गैस क्या हो जाएगा, जल जाएगा जब उसके सामने जलती हुई माचिस की तीली लाया जाएगा। हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। तो ये रहा हमारा पहला दहन का प्रकार। तो पहला दहन का प्रकार बोलता है तीव्र दहन। तीव्र दहन किसे बोलता है, जब कोई पदार्थ तेजी से जलना शुरू करता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना शुरू करता है। यहां देखना, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना शुरू करता है तो उसे हम लोग तीव्र दहन के नाम से जानते हैं। इस तरीके का सारा क्वेश्चन परिभाषा में पूछा जाएगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो दहन है कितने प्रकार का होता है, तो वो मैं बता दे रहा हूं। तीव्र दहन हो गया, स्वतः दहन हो गया, विस्फोट हो गया, ये सब चीज वहां लिख देना है। दूसरा बोलेगा कि अब तीव्र दहन किसे कहते हैं, तो यहां देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं बहुत तेजी से जलते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं, उन्हें हम लोग तीव्र दहन कहते हैं। उस प्रकार के दहन को हम लोग क्या कहेंगे, तीव्र दहन कहेंगे। इसी प्रकार से देख सकते हो अब क्या होता है, दूसरा प्रकार का दहन है वह है तुम्हारा स्वतः दहन। दूसरा प्रकार का दहन क्या है, स्वतः दहन। स्वतः का मतलब क्या होता है हिंदी में, स्वयं, अपने आप से। क्या बोलता है कि फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारक के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। तो ये यहाँ पर स्वतः दहन किसे कहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कमरे के तापमान पर ही क्या होते हैं, बहुत तेजी से आग पकड़ लेते हैं और फिर वो ज्वाला के साथ, लपटों के साथ क्या करते हैं, जलना प्रारंभ करते हैं स्वयं से ही। उसमें कुछ ना तुम्हें माचिस लगाना है ना ही मिट्टी तेल डालना, वो अपने आप से हो जाएगा। तो उसे हम लोग स्वतः दहन कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। उदाहरण यहाँ पर फॉस्फोरस देख सकते हो, इसको हम लोग याद कर लेंगे। आगे यहां देखो स्वतः दहन का कुछ और उदाहरण दे रहा है। कोयले की खान में कोयला की धूल का भी स्वतः दहन होना शुरू हो जाता है। कोयले की खान में जो कोयला का धूल है वह भी स्वयं ही जलना शुरू हो जाता है और इससे कई बार खतरनाक अग्निकांड होता है। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश में बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से होता है। तो ये देखो, ये यहाँ पर बता रहा है जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्ण रूप से हमें बुझा देना चाहिए। तो एनसीईआरटी में सिर्फ पढ़ाई नहीं रहा, कुछ चीज हम लोग को बता भी रहा है कि यदि आप जंगल में गए हैं, वहां पर आग आपने लगाया है तो उसे हमें बुझा भी देना चाहिए। तो यही सब यहाँ बात बता रहा है। तो ये सब था स्वतः दहन। तो हम लोगों ने देखा पहला दहन क्या था, पहला दहन था कि वह तेजी से जल रहा था, दूसरा स्वयं से जल रहा था। और अब देखते हैं विस्फोट के बारे में। विस्फोट के बारे में क्या कह रहा है, तो हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, तुम भी आतिशबाजी करते होगे, जिसमें बहुत सारे पटाखे हम लोग छोड़ते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है जरा सोचो। तो उसमें सबसे पहले प्रकाश होता है, इसी के साथ उसमें बहुत सारा तुम्हारा ऊष्मा भी निकलेगा, उसी के साथ उसमें बहुत सारा ध्वनि भी निकलेगा। तो इन सब चीजों यदि होती है तो हम बोलते हैं कि वहां पर विस्फोट हो रहा है। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्फोट कहते हैं। तो यही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि विस्फोट किसे कहते हैं। तो वैसा आकस्मिक अभिक्रिया जिसमें या जिसके होने पर बहुत मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है।
साथ ही साथ इसमें बहुत सारे गैसों का भी निर्माण होता है। तो हम बोलते हैं कि क्या हुआ है, विस्फोट हुआ। यानी यहाँ पर ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश ऊष्मा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे गैसों का भी निष्कासन यहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसे तुम यहाँ लिख सकते हो। अब यहां बोल रहा है ज्वाला। ज्वाला तो तुम सबने देखा है, नहीं देखा तो माचिस की तीली को जलाओ, या फिर तुम्हारे पास मोमबत्ती है तो उसको जलाओ, लैंप है तो उसको जलाओ, या फिर तुम्हारे पास लालटेन है तो उसको जलाओ। तो वो जो दिखता है पीला पीला वहां पर, वो ज्वाला है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। देखो यहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं, एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? अब तो ये तो जानती, तुम्हारे सभी के घरों में ये एलपीजी गैस है, तो गैस को थोड़ा जलाओ, देखो क्या होगा, नीली रंग की ज्वाला उसमें निकलती है। ठीक है, नीली रंग की स्वच्छ ज्वाला तुम्हें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से यदि हम लोग मोमबत्ती जलाएंगे तो उसमें पीला रंग का ज्वाला निकलता है। ये मैंने बताया, ये तुमने देखा भी है, किया भी है। कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने में आपने देखा है। तो बताओ, अभी मैंने मैग्नीशियम रिबन जलाया था, उसमें कैसा ज्वाला निकल रहा था? तो श्वेत ज्वाला निकल रहा था, व्हाइट रंग का ज्वाला निकल रहा था। शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो बोल रहा है इससे तुम्हें करना नहीं है, क्योंकि जलाना, सब चीज को अब जलाते चलोगे तो ये बड़ा गड़बड़ है, और साथ ही साथ खुद जलने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए इसको जलाने वाला कार्यक्रम तुम्हें नहीं करना, बस जो दे रखा है उसे पढ़ लेना है। बोल तो रहा है कि जाकर के सब चीज को जलाइए, लेकिन ये तुम्हें करना नहीं है। अब देखो यहां देख सकते हो मोमबत्ती का ज्वाला, खुद देखा है तुमने, प्रयोग किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो बर्नर का ज्वाला है, जो एलपीजी जला रहे हैं उसका ज्वाला को भी यहाँ देख सकते हो। ये देखो, ये लैंप है, इसका ज्वाला है, यहाँ पर देख सकते हो। बुनसेन बर्नर है, तुम्हारे विद्यालय में होगा तो देखोगे इसका ज्वाला। सब अलग अलग प्रकार का ज्वाला यहाँ पर तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहां पर बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ज्वाला देगा, कौन सा नहीं देगा। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो ज्वाला के साथ जलते हैं, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ज्वाला नहीं निकलती है। जैसे मोमबत्ती है, मैग्नीशियम है, कपूर है, मिट्टी का तेल है, इन सब को जलाओगे तो बहुत ज्वाला यहाँ पर निकलेगा। इसी के साथ लकड़ी का कोयला है तो इसमें तुम्हें ज्वाला देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारा चीज दिया हुआ है। अकंपित ज्वाला के दीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। अब यहां से देखो, यहां पर कुछ और चीज पढ़ाया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। यहां देखना, ज्वाला की संरचना बोल रहा है कि ज्वाला में क्या क्या चीजें होती है। उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आता है, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो एक मोमबत्ती को जलाइए बोल रहा है, सावधानी से जलाइए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी से क्या करना है, पकड़ लेना है, और उसका एक सिरा मोमबत्ती के, बोलता है कि मोमबत्ती के अकंपित ज्वाला के अदीप्त जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास मोम जल्दी पिघल जाता है। देखो यहाँ पर चित्र इस तरीके से करना है। ये क्या है? एक मोमबत्ती है जिसको हम लोगों ने जलाया है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक, देखो ये पाइप है। किस चीज का पाइप है? तो ये शीशे का पाइप, यहाँ पर देख सकते हो, कांच का पाइप है। अब इस कांच के पाइप को यहाँ पर इस तरीके से रख देना है, इस ज्वाला में एक साइड को, और दूसरे साइड यहाँ पर तुम देख सकते हो। अब यहाँ पर तो जल रहा है मोमबत्ती, लेकिन यहाँ पर तो मोमबत्ती नहीं जल रहा है। लेकिन क्या करना है कि यहां पर माचिस की तीली को ले जाना है। थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहां भी एक ज्वाला देखने को मिलेगा। तो भाई ये कैसे हो रहा है, यहां से यहां तक आखिर कौन सा चीज यहां पर आ रहा है जिससे यहां पर ज्वाला पकड़ रहा है? उसी सब चीज को यहां पर बता रहा है।
दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। VVI क्वेश्चन यही बनता है कि ज्वाला का निर्माण कौन सा चीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक लाइन का बात है लेकिन तुम्हें याद रखना है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वही ज्वाला का निर्माण करते हैं। यानी कहीं भी जब तुम ज्वाला का देखते हो तो ज्वाला तभी उठता है जब वहां पर कुछ वाष्पशील पदार्थ होते हैं, तो वही वाष्पशील पदार्थ ज्वाला का रूप ले लेते हैं। जैसे अब मान लो लकड़ी को हम लोग जला रहे हैं, गोईठा को जला रहे हैं, तो वहां भी तुम ज्वाला देखते हो ना, पीला पीला, तो वो ज्वाला कहां से आ रहा है? वाष्पशील पदार्थ वही ज्वाला का रूप ले लेता है जलने के बाद। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो जो भी चीज में ज्वाला बन रहा है इसी वाष्पशील पदार्थ के कारण हो रहा है। ठीक है, ये याद कर लेना, भी ये क्वेश्चन बनता है। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता। अब लकड़ी का कोयला में हम लोगों ने देखा था कि उसमें ज्वाला नहीं निकलता, क्योंकि वह वाष्पित ही नहीं होता, तो कोई वाष्पशील पदार्थ ऊपर ही नहीं उठता और जिसमें आग भी नहीं पकड़ता और वहां कोई ज्वाला नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं दिखा जाता। क्रियाकलाप जो अभी हम लोगों ने देखा, क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? तो यही यहां पर बोल भी रहा है कि यहां पर जो मोम का वाष्प है वो यहां से यहां तक पहुंच रहा है, जिसके कारण यदि हम लोग माचिस को यहां पर लाते हैं तो वह भी ज्वाला का रूप ले लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इससे तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी चीज ज्वाला के साथ क्यों जलता है। तो उसका आंसर यही दिया हुआ है कि जो वाष्पित पदार्थ होते हैं वही ज्वाला का रूप ले लेते हैं, जो वाष्पित पदार्थ हैं वही ज्वाला का रूप ले लेते हैं, याद रखना। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए, उससे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उससे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं, यहां देखना, ये वाला करना है। ये देखो कि यहां पर ये जो दीप्त जगह है, यहां पर संडासी से लेकर के इस प्लेट को यहां पर रखना है तुम्हें। ठीक है, स्लाइड को भी रख सकते हो, ये स्लाइड ही है। और थोड़ा देर रखने के बाद देखो कैसे यहां धुआं धुआं हो जा रहा है, काला काला हो जा रहा है। ये तुमने किया भी होगा शायद। कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला रंग का धब्बा पड़ जाएगा, वलय बन जाएगा। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दिखा रहा है। इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसे कार्बन कण हैं जो कि नहीं जल रहे हैं और वही धुआं का रूप ले ले रहा है, और उसी धुआं को हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी है, यहां भी बनता है कि ये जो धुआं है, धब्बा है यहां पर पड़ रहा है, वो किसके कारण पड़ रहा है? तो ये जो गोल काला धब्बा बन रहा है यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों को दिखाता है। इसका मतलब धुआं जब निकल रहा है तो वो धुआं किस चीज का रूप है? जो चीज वहां नहीं जल पा रहा है। तो यहां भी जो कार्बन के कण नहीं जले हुए हैं वे यहां जम जा रहे हैं और उन्हीं को हम लोग यहां धब्बे के रूप में प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहां देखोगे कि जब पूर्ण रूप से दहन होता है तो इस तरीके का धब्बा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब अपूर्ण दहन होगा तब इस तरीके का कज्जली ज्वाला तुम्हें देखने को मिलेगी, काली ज्वाला देखने को मिलेगी। यही चीज हम लोग अपने घर में जो गैस का चूल्हा है उसमें भी देख सकते हैं। गैस का चूल्हा में स्वच्छ रूप से जब ईंधन जलता है नीली लौ के साथ, मतलब वहां खूब ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसके कारण वह पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से दहन हो जाता है तो नीला लौ के साथ जल रहा है। वही तुम देखोगे कि यदि गैस का जो बर्नर है वह बंद हो जाए तो वहां काला काला मतलब वो पीला ज्वाला के साथ जलना शुरू होगा, और जब भी बर्तन रखोगे उसके ऊपर काला रंग का धब्बा पड़ जाएगा, बर्तन के नीचे काला काला जमा हो जाएगा। तो यदि काला काला जमा हो जाए तो वो किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? कि वहां ईंधन पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है। यानी ईंधन को पूर्ण रूप से दहन करने के लिए बहुत अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन भी आवश्यक है।
अब यहां से देखो एक और पॉइंट बता रहा है, एक पतले लंबे तांबे का तार को लगभग 30 सेकेंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। इस तरीके से यहां पर रखना है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। यह क्या दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो अब हम लोग को देखना है कि ज्वाला के कौन कौन से भाग हैं और किस प्रकार से कौन सा भाग ज्यादा गर्म होता है, कौन सा भाग कम गर्म होता है, ये सब हमें याद कर लेना है, क्योंकि इससे भी आई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं कि ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं, ये हमें देखना है। तो ज्वाला अब हम लोग पढ़ेंगे, ज्वाला में कौन कौन सा क्षेत्र होता है, कहां पर कितनी ज्यादा गर्मी होती है, इसी को हम लोग देखेंगे तो ये सारी चीजें समझ जाएंगे। अब कुछ और क्रियाकलाप को कराया जा रहा है। यहां पर बोला जा रहा है एक पतले तांबे का तार लेना है। देख सकते हो एक पतले तांबे का तार लिया गया है। लगभग 30 सेकेंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में इसको पकड़ करके रखना है। यहां देखो ये हम लोगों ने एक ज्वाला जला करके रखा है, मोमबत्ती का ज्वाला या किसी और चीज का ज्वाला हो सकता है। यहां पर क्या करना है, एक तांबे का तार लेना है और इसको यहां पर सबसे बाहरी क्षेत्र में इसको रखना है। ऐसे करने का क्या मतलब है, उसी को हमको समझना है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है, ज्वाला के कुछ बाहर यानी कि बाहरी क्षेत्र में उसको रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वह जल्दी से गर्म हो, उसको ज्यादा से ज्यादा गर्मी मिल सके और वो जल्दी से तप्त हो सके, गर्म हो सके। रक्त तप्त ये हो जाता है, इसके बाद इसको थोड़ा सा देर छोड़ देंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? तो यहां से भी प्रश्न तुम्हें बनेगा कि ज्वाला का जो अदीप्त क्षेत्र है उसका ताप क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। अब यहां पर से जो कंपटीशन है उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, यहाँ ज्वाला के प्रमुख भागों को हम लोग देखेंगे और उसमें कौन से भाग किस प्रकार से तप्त होते हैं, गर्म होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो ये जो मैंने प्रश्न बताया इसका आंसर यही है कि जो अदीप्त क्षेत्र का भाग है वह सबसे ज्यादा गर्म होता है। ये एक क्वेश्चन यहां से हम लोग पढ़ेंगे। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर क्या करता है, उस पर फूकते हैं। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है उसका ताप सबसे ज्यादा होता है। एकदम भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि ये जो सुनार है अपनी फूकनी से ज्वाला के किस भाग को सोना या चांदी पर फूकता है। तो तुम्हें आंसर करना है बाहरी भाग पर। कहां से, बाहरी भाग पर। और यही है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि बार बार पूछता है। यहां देखो, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, इससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पर हमें 3 क्षेत्र पढ़ना है। देख सकते हो तीनों को यहां पर दिखाया गया है। सबसे पहले सबसे भीतरी क्षेत्र यहां देख सकते हो, ये काला रंग का दिख रहा है। तो ये काला रंग का बोल रहा है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। ये पहला क्षेत्र है जिसे हमें याद करना है। तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे भीतरी क्षेत्र कैसा होता है? तो आंसर है काला होता है। जो काला क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, उसे आंतरिक क्षेत्र कहेंगे। और ये सबसे कम गर्म वाला क्षेत्र होगा। दूसरा, यह आंशिक दहन वाला मध्य भाग है। देख सकते हो ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग है और ये पीला होता है। यह दूसरा भाग हो गया। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि जो आंशिक दहन वाला भाग होता है वह कैसा होता है? तो पीले रंग का होता है और यह मध्यम तप्त होगा। और पूर्ण दहन का कौन सा क्षेत्र होता है? तो बाहर होता है ये पूर्ण दहन का क्षेत्र, जैसे देख सकते हो, और ये नीला होगा। तो बाहरी क्षेत्र पूर्ण दहन का क्षेत्र होगा और वह कैसा होगा, नीला होगा। तो 1, 2 और ये 3 क्षेत्रों को हमें याद करना है। भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं।
इसके बाद देख सकते हो इन 3 क्षेत्रों के बारे में बोला है कि जो सबसे पहला क्षेत्र है वह कैसा होता है, सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम गर्म क्षेत्र कौन है, तो काला क्षेत्र होता है जो कि एकदम आंतरिक होता है। इसके बाद बोलेगा कि कम गर्म या मध्यम गर्म भाग कौन होता है, तो हम बोलेंगे कि यह पीला वाला जो क्षेत्र है जो कि मध्यम क्षेत्र है, मध्य भाग है, वह क्या होता है, मध्यम गर्म होता है या कम गर्म होता है। सबसे गर्म भाग एकदम बाहर वाला क्षेत्र होता है जहां पर पूर्ण दहन होता है और ये नीले कलर का होता है। हम लोगों ने देख ही लिया कि जब पूर्ण दहन होता है तो ईंधन किस रंग का होगा, नीले रंग का होगा। तो ये भाग हमें याद कर लेना है। अब तुम बताओ कि यदि तुम्हें किसी चीज को जल्दी गर्म करना है तो उसको कहाँ रखना अच्छा होगा, बाहरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में या कि आंतरिक क्षेत्र में। तो आंसर है उसको हम लोग बाहरी क्षेत्र में रखेंगे ताकि वो जल्दी गर्म होगा। यही सब हमें याद रखना है। ये वाला भी देख सकते हो, वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि वह सबसे ज्यादा तप्त होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। ये देखो यहाँ फूकनी से ये फूक रहा है और यहाँ पर सोना चांदी को पिघला रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। ईंधन क्या है, अब नया टॉपिक हमारा आ रहा है कि भाई ईंधन क्या है। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला और साथ ही साथ पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो घरेलू उपयोग में हम लोग बहुत सारे चीजों को उपयोग में लाते हैं। यहां पर ध्यान से देखो तो पेट्रोल का भी बात किया गया है। तो घरेलू ऊर्जा के लिए हम लोग बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, लकड़ी, कोयला, गोईठा, ये सब क्या है, ईंधन हो सकते हैं। इसी प्रकार से मिट्टी का तेल भी क्या है, हमारे लिए ईंधन है। गैस भी क्या है, ईंधन है। तो ये सारे ईंधन के स्रोत हैं हमारे लिए। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, यानी कि जिसको जला करके हम लोग अपने घरेलू ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो। अब बात करता है, ईंधन तो तुमने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे कि अच्छा ईंधन क्या है। इससे प्रश्न आएगा कि भाई अच्छा ईंधन किसे कहते हैं। तो इसके लिए 4-5 पॉइंट्स तुम्हें बना करके लिखना होगा। खुद से भी लिख सकते हो, बुक से भी मदद ले सकते हो। तो भाई अच्छा ईंधन किसे कहेंगे, देखो बुक में क्या क्या लिखा है। सबसे पहला, जो आसानी से उपलब्ध हो। अच्छा ईंधन उसे माना जाएगा जो कि आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि उस ईंधन को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो, तो वो फिर अच्छा ईंधन नहीं माना जाएगा। ईंधन तो वो रहेगा लेकिन अच्छा ईंधन नहीं माना जाएगा। दूसरा, यह सस्ता हो। दूसरा क्या हो, सस्ता। और तीसरा क्या है, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, यानी इसको जलने में भी आसानी हो। ये सस्ता होना चाहिए, सहज उपलब्ध होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, ये भी 5वां पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। और इन्हीं सब पॉइंट्स के आधार पर हम देखते हैं कि जो एलपीजी गैस है वह गोईठा या उपला से ज्यादा बेहतरीन या ज्यादा अच्छा ईंधन है। अब जो गोईठा है, तुम गोईठा को यदि जलाते हो, यानी उपले को जब जलाते हो, गोबर से जो उपला बनाया जाता है ना, उसको जलाओगे, तो जो गोबर से उपला बनाया जाएगा उसमें बहुत ज्यादा धुआं होगा, स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होगा। उसको जलाने के बाद बहुत सारा वेस्ट मटेरियल उससे निकलेगा, मतलब राख निकलेगा। इसी के साथ वह जब जलता है तो बहुत ज्यादा ऊष्मा हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसके विपरीत यदि हम लोग गैस को लेंगे तो गैस में ये सारी समस्याएं नहीं होगी। इसी कारण से जो गैस है वह ज्यादा प्रचलित है। तुम देख सकते हो जो गैस हम लोग यूज करते हैं एलपीजी गैस, वह क्या है, ज्यादा प्रचलित है। तो यही यहां पर बता रहा है।
हालांकि यहाँ पर उपले को हम लोग खराब या फिर बोलें कि खराब ईंधन के कैटेगरी में नहीं रखते। मैं एक कंपेयर करना चाह रहा था कि देखो जो अच्छे ईंधन हम लोग यूज करते हैं उसमें भी कुछ ईंधन ज्यादा अच्छा है और कुछ ईंधन कम अच्छा है। जैसे लकड़ी भी ईंधन के रूप में यूज करते हैं, तो लकड़ी खराब ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी से बहुत हम लोग जो गांव देहात में है उसी से खाना पकाते हैं। लेकिन यदि गैस से तुलना करें तब लकड़ी थोड़ा कम पड़ जाएगा। यानी लकड़ी का उपयोग फिर जो हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा ईंधन हम लोग नहीं मानेंगे गैस की तुलना में। यही सब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये 5 पॉइंट तुम्हें लिख देना होगा। आसानी से उपलब्ध हो, सुगमता पूर्वक प्राप्त हो जाए, सस्ता हो, कम प्रदूषण करे, कम धुआं निकले, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें ये वाला पॉइंट याद रखना है। कौन वाला पॉइंट याद रखना है? ये देखो, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ज्यादा से ज्यादा उससे ऊष्मा मिले। मान लो प्रति केजी की बात कर ले तो प्रति केजी यदि उसको हम लोग यूज करते हैं तो उससे हमें क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा मिले, तो वो ईंधन फिर बहुत अच्छा ईंधन कहलाएगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमें याद कर लेना है। अब कंपटीशन में ये क्वेश्चन कैसे आएगा? ये 4-5 पॉइंट्स बना करके देगा और इसमें बोल देगा कि कौन अच्छे ईंधन के गुण नहीं है। तो तुम सोचते हो कि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन अब नहीं आता, आप सब्जेक्टिव उसको बना देगा। यानी 5 पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए, उसके बाद ही तुम आंसर कर सकते हो। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। अब यहां पर बोल रहा है कि कोई भी ईंधन को हम आदर्श ईंधन नहीं मान सकते, उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी होते रहती है। जैसे कुछ ईंधन बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो महंगे हो सकते हैं, सस्ता नहीं होगा, तो वो भी बहुत अच्छा ईंधन फिर नहीं माना जाएगा। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूर्ण करती हो। यानी कि अब जब ईंधन हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो हमें अब सोचना है कि किस प्रयोजन से कर रहे हैं और उसके लिए वह सही बैठता है कि नहीं बैठता है। उसके बाद हम लोग उसको चूज करेंगे कि कौन सा ईंधन फिर बेस्ट होगा। ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 4.3 की भांति उन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये तो तुम्हें टास्क दिया जा रहा है, जिन ईंधनों के बारे में तुम जानते हो उसका एक सूची तैयार कर लेना है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा शायद उन्हीं के बारे में तुम्हें जानकारी होगी और उसका सूची तैयार करने के लिए बोलता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की ओर, और ये क्या है? ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबाले तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? अब देखो, अब यही बात मैंने भी बताया था कि यदि हम जो ईंधन यूज करते हैं उसको अब कंपेयर करना चाहें कि भाई जो यूज करते उसमें से कौन बेहतर है। जैसे यहां 3 को कंपेयर कर रहा है, गोबर का उपला, कोयला और एलपीजी। इन तीनों को हम लोग को क्या करना है? यूज करना है, और तीनों को यूज करके खास मात्रा में पानी को उबालना है। तो तुम्हें क्या लगता है इनमें से सबसे जल्दी किसमें पानी उबलेगा या सबसे ज्यादा ऊष्मा किसमें मिलेगा? तो सीधा सा तुम्हारा आंसर होगा कि जो एलपीजी है उसमें बहुत जल्दी पानी उबलना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि एलपीजी ज्यादा दक्ष ईंधन है और उसमें ज्यादा ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? यही मैं बता रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि 1 केजी हम लोग उपला ले लें, 1 केजी लकड़ी ले लें, 1 केजी एलपीजी ले लें और तीनों को जलाया जाए तो क्या समान मात्रा में तीनों से ऊष्मा निकलेगी? तो आंसर है नहीं। तुम देखोगे कि जो एलपीजी है उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगी यदि 1 केजी को जलाए। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, फिर पाते हैं कि कुछ ईंधन में बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। ठीक है,
किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। तो यहां से परिभाषा भी बोलता है एक नया टर्म का, जिसे हम ऊष्मीय मान कहते हैं। अब ऊष्मीय मान टर्म इसलिए लाया है ताकि तुम सीख सको कि प्रत्येक जो ईंधन है वह समान मात्रा में ऊर्जा नहीं देता, ऊष्मा नहीं देता। कुछ ज्यादा मात्रा में ऊष्मा देता है और कुछ कम मात्रा में। तो इसीलिए यहां पर उसको परिभाषित कर दिया गया और उसको एक नया टर्म दिया गया, ऊष्मीय मान। इसका मतलब यदि हम लोग किसी भी ईंधन का 1 किलोग्राम जलाते हैं, सिर्फ 1 किलोग्राम, तो उसके दहन से जो प्राप्त ऊष्मा और ऊर्जा की मात्रा होगी, जितना ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगा, उसी को उसका ऊष्मीय मान कहेंगे। इसका मतलब है कि कुछ ईंधन का ऊष्मीय मान कम होगा, कुछ ईंधन का ऊष्मीय मान ज्यादा होगा। इसका मतलब फिर से सुनो कि कुछ ईंधन को जलाने पर 1 kg ही जलाने पर बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगी और कुछ ईंधन का 1 किलोग्राम ही जलाने पर बहुत कम ऊष्मा निकलेगी। तो इस प्रकार से फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बेहतर ईंधन है, कौन बेहतर ईंधन का स्रोत है। तो जल्दी से बता दो किसे हम बेहतर ईंधन का स्रोत मानेंगे। तो आंसर सीधा सा है, जिसका ऊष्मीय मान उच्च होगा। हम वैसे ईंधन को सेलेक्ट करेंगे जिसका ऊष्मीय मान क्या होगा, उच्च होगा। हाँ, बाकी चीजों को भी हम लोग ध्यान देंगे कि सस्ता होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, हमारे यूज के लायक होना चाहिए, ये सारा चीज भी हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, देखो किलो जूल प्रति केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, याद कर लेना है। इसका मतलब हो गया कि प्रति केजी कितना ऊष्मा ऊर्जा निकल रहा है। प्रति किलोग्राम, तो किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं और ये जो निशान है इसको प्रति कहते हैं। और किलो जूल, के जूल, यानी कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, उसी को किलो में व्यक्त करते हैं, तो किलो जूल बड़ा मात्रक हो गया। तो बोलता है कि ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है, किलो जूल प्रति केजी है। देखो ये है 8th में पढ़ाया गया है और इससे रिलेटेड जो रेलवे की एग्जामिनेशन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 4.4 में दिए गए हैं। इसका मतलब रेलवे में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कहां से आते हैं, 8th साइंस से भी पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे मैंने बताया तुम्हें। तो यहां पर देखो जो बोल रहा था कि ठोस, द्रव और गैस जो ईंधन है उसको सूची तुम्हें बनाना है, उसका सूची तुम बना सकते हो, जितना भी तुम्हें आए उस हिसाब से बना सकते हो। ईंधन का ऊष्मीय मान, देखो यहां पर ये जो चीज है ये थोड़ा कठिन है याद करना, लेकिन 8th के बच्चों के लिए कुछ आ सकता है। ऐसे गोबर के उपले हैं तो 6000 से 8000 किलो जूल प्रति केजी, यानी 1 केजी गोबर का उपला जलाएंगे तो 6000 से 8000 किलो जूल ऊष्मा निकलेगा। 1 केजी लकड़ी को जलाएंगे तो 17000 से 22000 किलो जूल ऊष्मा निकलेगा। 1 किलो कोयला को जलाएंगे तो 25000 से 33000 किलो जूल ऊष्मा निकलेगा। और इसी तरीके से पेट्रोल का 45000 किलो जूल, मिट्टी तेल का 45000 किलो जूल, डीजल का 45000 किलो जूल, मेथेन का 50000 किलो जूल, सीएनजी का 50000 किलो जूल, एलपीजी का 55000 किलो जूल, जैव गैस का 35000 से 40000 किलो जूल, हाइड्रोजन का 1,50,000 किलो जूल। तो 1-1 केजी यहां यूज करना है और इतना ऊष्मा ऊर्जा निकल रहा है। ध्यान से याद रखना कि इन सब में जो हाइड्रोजन है उसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। अब यदि एग्जाम में तुम्हें कंपेयर करने के लिए दे देता है 3 से 4 से, इसको बढ़ते क्रम में सजाएं, इसको घटते क्रम में सजाएं, तब फिर टफ हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और ये टॉपिक क्या बोलता है, ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। भाई सिंपल सा बात है, जब भी ईंधन का दहन होगा कुछ ना कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होंगे जो कि उसके वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलेंगे।
ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अब ईंधन को यदि हम लोग जलाते हैं, उससे हानिकारक पदार्थ निकलेगा तो जरूर पर्यावरण पर भी क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव डालेगा। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, और इस प्रकार का ये जो ईंधन है इसे हम क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछेगा तो इसे हम लोग कार्बन ईंधन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनमें मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग कार्बन ईंधन कहते हैं। तो जब भी कार्बन ईंधन को जलाया जाएगा तो यहां पर बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स निकलेंगे, बिना जले हुए कार्बन के कण निकलेंगे, याद रखना। तुमने देखा है ना कि जो मोटरसाइकिल होता है या कार होता है, उसके पीछे साइलेंसर लगा होता है, उससे धुआं निकलता है ना, तो वो क्या होता है, वो अनबर्न्ड पार्टिकल है, बिना जला हुआ कण है। इसी के साथ यदि लकड़ी जलाओ तो खूब सारा धुआं निकलता है, कोयला जलाओ तो खूब सारा धुआं निकलता है, वो क्या है, वो अनजला या बिन जला कार्बन है। तो वो जो है कहाँ जाएगा, हमारे प्रकृति में जाएगा, वातावरण में जाएगा, और क्या करेगा, वातावरण को प्रदूषित करेगा। इसी के साथ इसको जब जलाया जाएगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेगा, सल्फर के ऑक्साइड बनेगा, ये भी कहाँ चला जाएगा, पर्यावरण में जाएगा, और फिर पर्यावरण को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे स्वास्थ्य रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो भाई हर एक लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, याद रखना है कि यहां पर बोल रहा है कि ये जो सूक्ष्म कण है कहां जाएगा, पर्यावरण में, और ये श्वास रोग उत्पन्न करेगा जो कि दमा है। ध्यान से देखना, जो हवा में जो गंदगी है उससे श्वास रोग होता है, याद रखना। हवा की गंदगी से क्या रोग होता है, मुख्यतः श्वास रोग होता है। आगे हम लोग देखते हैं यहां पर सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में होता आ रहा है, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी गैस ने जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है। तो ये तुम जानते हो कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ये आसानी से उपलब्ध होता है, सस्ता होता है, लोग यूज करते हैं। लेकिन इससे हानि भी है कि इसको जलाने से बहुत सारा धुआं निकलता है जिससे श्वास संबंधी रोग फैलता है। इसी के साथ यदि लकड़ी को ज्यादा काटा जाए तो क्या होगा, हम लकड़ी के लिए यदि पेड़ को काटना शुरू करें तो वनोन्मूलन होगा, जिससे कि पर्यावरण संबंधी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यही सब ये बात लिख रहा है जो कि तुम जानते भी हो। यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है, परंतु लकड़ी को जलाने से बहुत बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वास कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत से उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन रूप में लकड़ी का उपयोग करने में हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा। तो यही सब मैंने बातें बताई थी जो यहाँ पर लिखी गई हैं। तो हमने पढ़ा कि इस प्रकार के ईंधन को जलाने पे सबसे पहला जो चीज हमें मिलता है वह अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी कि जो कार्बन कण है बिना जले हुए कार्बन कण मिलते हैं। दूसरा क्या है जो मैंने बताया कि इन ईंधनों का अपूर्ण दहन, यदि अपूर्ण दहन हो रहा है तो इसी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलेगा और यह अत्यंत विषैला गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंद कमरे में हमें इस तरीके से कोयला वगैरह जला करके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि यदि पूरा कमरा बंद है तो इसको जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन सकता है जो कि विषैला गैस है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि ईंधन को अपूर्ण दहन से क्या बनेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। भाई कार्बन युक्त यदि हम लोग ईंधन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा,
यही मतलब कि CO2 का निर्माण होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो CO2 कहाँ जाएगा? हमारे पर्यावरण में जाएगा। और यदि पर्यावरण में CO2 का स्तर बढ़ता है तो पर्यावरण के लिए वो हानि पहुंचाता है। पर्यावरण में CO2 का एक खास लेवल है, लेकिन यदि ये उससे बढ़ना शुरू कर देगा तो ये बहुत क्षति पहुंचाएगा हमारे पर्यावरण को। इसी के साथ मैंने बताया था कि सिर्फ कार्बन ही नहीं होता, जैसे पेट्रोल है, डीजल है या फिर तुम्हारा कोयला है, इसमें कुछ मात्रा में सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, तो वो उससे भी उसके ऑक्साइड बनेंगे, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, सल्फर ऑक्साइड बनेगा, तो ये भी पर्यावरण में जाएगा और पर्यावरण प्रदूषण करेगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्मन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अब विश्व उष्मन बोलेंगे तो तुम बोलोगे कि ये कहां से टर्म आ गया। विश्व उष्मन का इंग्लिश मीनिंग होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब इसको समझाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बस सिंपल सा समझ लो, यदि CO2 की मात्रा बढ़ती है हमारे पृथ्वी पर तो जो गर्मी है पृथ्वी पर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और यदि गर्मी बढ़ता है तो हमारा पृथ्वी गर्म हो जाएगा। इसी गर्म होने को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानेंगे। समझ गए? तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। और ये कैसे हो सकता है? यदि CO2 की मात्रा बढ़े, CO2 की यदि मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी ज्यादा गर्म होगा। अब कैसे गर्म होगा ये हम लोग आगे की कक्षा में सीखेंगे। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि से विश्व उष्मन उत्पन्न होता है, इसी को विश्व उष्मन कहते हैं। अरे सिंपल सा वर्ड है, विश्व मतलब विश्व हो गया और उष्मन मतलब गर्मी हो गया, हीट हो गया, तो विश्व का गर्म होना विश्व उष्मन कहलाता है। सिंपल सा तो बात है। तो पृथ्वी के तापमान का बढ़ना विश्व उष्मन कहलाता है। अब तुम सोचोगे कि CO2 के कारण तापमान कैसे बढ़ता है, तो इससे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, जो कि कक्षा 9 में पढ़ोगे। तो अभी शांति से बैठो, अभी ये क्लास रहता मेरा तो मैं समझा देता, लेकिन यहाँ पर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन ही पढ़ा दे रहा हूँ। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगता है, जिससे समुद्र में जलस्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। तो क्वेश्चन बोलेगा कि भाई विश्व उष्मन हो रहा है तो होने दो, दिक्कत क्या है? तो सबसे पहला तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। तो जो जीव अभी जिस तापमान पर रह रहे हैं, आसानी से रह रहे हैं, यदि अचानक तापमान बढ़ जाता है तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? तो आंसर है नहीं, बहुत परेशानी होगी। हमारा पृथ्वी यदि ज्यादा गर्म हो जाता है और क्या समस्याएं आएंगी तो वो सारा यहाँ लिखा है। यदि विश्व उष्मन हो रहा है तो उसके साथ साथ हिमनद जो है वह पिघलने लगेंगे, और हिमनद यदि पिघलेगा तो वह पानी का पानी से बना हुआ है, बर्फ के रूप में है। यदि वो पिघलता है तो पानी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आना शुरू होगा। अरे भाई, हिमनद मतलब समझ रहे हो, वहां पर पानी जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और वो हमेशा बर्फ के रूप में ही जमा रहता है। इसलिए जमा रहता है क्योंकि तापमान कम है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और यदि वो पिघलना शुरू हो जाएगा तो जो समुद्र है उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा। जो समुद्र के किनारे क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ आना शुरू होगा। बहुत जगह तो ऐसे हैं जहां पर वो पूरा डूब ही जाएगा। तो वही बोल रहा है, निचले वाला जो तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब गर्मी का बढ़ना बहुत ही खराब है, खतरनाक है। बहुत सा एरिया समाप्त हो जाएगा, बहुत सा एरिया डूब जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यदि जो जीवित लोग हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी होगा जिंदा रहने के लिए। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये भी हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन तुम्हारा यहां पर आ रहा है कि जो ईंधन है
उसको जलाने से हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ, उसी को पॉइंट वाइज यहाँ पर करके दिखाया गया है। एक सेकेंड रुको। ईंधन के दहन से क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो उसी को एक्सप्लेन यहाँ पर किया जा रहा है एक एक पॉइंट बनाकर। तो सबसे पहला बोला क्या कि कार्बन पार्टिकल्स निकलेंगे। दूसरा क्या बोला, हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तीसरा क्या बोलता है, इसमें CO2 नामक गैस निकलेगा। चौथा क्या बोलता है कि यहां पर अब सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा। तो ये सारा जो चीज है ये हानिकारक है, बस यही बताने का कोशिश कर रहा है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। अब यहां हर एक लाइन से तुमसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन दम घोटू और संक्षारक है। ABCD 4 ऑप्शन देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड भी छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। अब यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा। देखो ये चैप्टर तो देखने में बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन इसमें हर टॉपिक को डाल दिया गया है पर्यावरण से रिलेटेड। जैसे अम्ल वर्षा टॉपिक डाल दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक डाल दिया गया है। तो देखने में तो लग रहा था कि ज्वाला के बारे में पढ़ना है, और देखो कहां से कहां ये चैप्टर पहुंच जाता है। तब बात होता है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो सीधा सा यहां पर आंसर है कि जब ईंधन को हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या होता है, जो कार्बन है उसका ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन है उसका ऑक्साइड बनता है, सल्फर है उसका ऑक्साइड बनता है। तो ये जो गैसें बनती हैं ये वायुमंडल में चल जाती हैं। कहां चला जाता है, वायुमंडल के ऊपरी भागों में चल जाता है। और फिर ये जो कार्बन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, ये वहां पानी से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है और अलग अलग प्रकार के अम्ल का निर्माण करता है। क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। फिर यही जब अम्ल बारिश की बूंदों के साथ बरसता है तो इसे ही हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। एकदम सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है। तो एग्जाम में पूछेगा अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही तुम यहां लिख सकते हो कि जो सल्फर है, नाइट्रोजन है या कार्बन है, इसका जो ऑक्साइड है ये जब वर्षा के जल से मिलता है तो अम्ल बनाता है, और अम्ल ही जब बरसता है बारिश की बूंदों के साथ तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो फसल के लिए क्या अच्छा है, हानिकारक है, भवन के लिए हानिकारक है, मिट्टी के लिए हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। भाई अम्ल बरसेगा, समझो एसिड बरसेगा, तो क्या वो अच्छा चीज है, नहीं, बहुत हानिकारक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमें प्रदूषण कम करना चाहिए। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG का उपयोग किया जा रहा है। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया। CNG का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आजकल जो वाहन है उसमें CNG का उपयोग किया जा रहा है जो कि कम प्रदूषक है। CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, यानी यहाँ पर यह कम पॉल्यूशन फैलाता है। सल्फर और नाइट्रोजन का जो यहाँ मात्रा है वो बहुत कम होता है। CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है और इसे हम लोग स्वच्छ ईंधन के रूप में मानते हैं। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि निम्न में से स्वच्छ ईंधन क्या है, तो हम बोलेंगे कि क्या है, CNG है। बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहां समाप्त होता है। तुम जरूर कमेंट करके बताना कि भाई चैप्टर और आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लगभग सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं कक्षा 8 के विज्ञान का, तो तुम जरूर प्लेलिस्ट चेक करना और सारे वीडियोस देखना, ठीक है। यदि PDF लेना होगा तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ले सकते हो। कक्षा 9-10 की PDF उपलब्ध है। धन्यवाद।